नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए सेकेंड वीक ऑफ जुलाई जो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बने हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स हो, अवार्ड हो, अपॉइंटमेंट हो, डिफेंस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेट से रिलेटेड बुक हो और या फिर इम्पॉर्टेंट डेज हो, सारे टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर किया है। और यहाँ पर अगर आपको कंटेंट और वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के हम अंदर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, जिसकी पेरेंट कंपनी आप कह सकते हैं मेटा है, और मेटा ने एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया है जो कि ट्विटर के अगेंस्ट काम करेगी। क्या नाम है उसका, किस प्रकार से अगेंस्ट काम करेगी और किस तरीके से ट्विटर से बेस्ट ऑप्शन बनाकर दिया है मेटा की कंपनी के जो ओनर्स हैं उन्होंने, उसकी बात होगी। साथ साथ ताइवान ने भारत में थर्ड इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर को अनाउंस किया। पहली बात की जो अनाउंस किया गया वो सिटी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात की कौन कौन सी और सिटीज़ हैं जो भारत में इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर ताइवान के द्वारा अनाउंस कर चुकी हैं, क्योंकि थर्ड अनाउंस की गई तो दो होंगी पहले से। कौन सी सिटीज़ हैं उनकी चर्चाएं होंगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, आपको मालूम होगा कि ये ना अवार्ड्स देता है, पूरे साल के परफॉर्मेंस के बेस पर फुटबॉल में बेहतर करने वालों को अवार्ड देता है। अब भारत के सभी प्लेयर्स में से किस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मैन का, वुमेन्स में प्लेयर ऑफ द मैन का, साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर और भी फुटबॉल गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड, इस सारे अवार्ड्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ ग्लोबल फायर पावर के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई कि किस कंट्री की जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत है। रैंकिंग वाइज भारत की पोजीशन, रैंकिंग वाइज टॉप पोजीशन पर कौन है, सभी चर्चाएं होंगी। साथ साथ फ्रांस की जर्नी पर गए थे, फ्रांस के दौरे पर गए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको हाईएस्ट ऑनर दिया गया इमैनुअल मैक्रोन जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा। अब हाईएस्ट ऑनर का नाम क्या है, चर्चा करी जाएगी। साथ साथ इम्पॉर्टेंट डेज को भी हम यहाँ लास्ट में डिस्कस करने वाले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का पहला क्वेश्चन है पेरू से। पेरू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने इस सेकेंड वीक में लगभग 2-3 करंट अफेयर्स दिए हैं। जैसे कि 2 करंट अफेयर्स तो इसने इसी में दे दिए हैं कि इसने अपने यहाँ पर इमरजेंसी घोषित की है। पहली इमरजेंसी इसने घोषित की थी उबिनास वोल्केनो के जो स्प्यूस एस है वो एयर में काफ़ी ज़्यादा तैर रहे थे, मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में तैर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो गई। उसी की वजह से सरकार ने 60 दिन का इमरजेंसी वहां पर घोषित कर दिया उस पर्टिकुलर एरिया में। तो आपको पता होना चाहिए कि उबिनास वोल्केनो कहां पर है, तो उबिनास वोल्केनो पेरू में है। पेरू किस कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है, तो पेरू साउथ अमेरिका में अवेलेबल एक कंट्री है, ध्यान रखिएगा। इसकी कैपिटल लीमा पूछी जा सकती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है। अब आप फेसबुक को मेटा के नाम से ही जानते हैं, तो मेटा जो कंपनी है उसने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम थ्रेड्स रखा गया। क्या नाम रखा गया, थ्रेड्स रखा गया। जो कि ये जो माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है ये बिल्कुल ट्विटर जैसी काम करेगी और ट्विटर के अगेंस्ट ही इसको किया गया है, इसको खड़ा किया गया है। याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे नाम इसका ट्विटर किलर के नाम से भी वायरल हो रहा है। बात करें इसकी ग्रोथ की तो इसने रिसेंटली, मैं कुछ टाइम का ग्रोथ मैं आपको बताता हूं, 2 घंटे लॉन्चिंग के 2 घंटे बाद ही इसके 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोग इसमें जुड़ चुके थे। वर्ल्ड वाइड बात की जा रही है। 24 घंटे में इसमें 10 मिलियन लोग जुड़ चुके थे, 3 दिन लगभग हो गए और 50 मिलियन लोग इसमें एक्टिव हो चुके थे। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसने की है। और इसमें आसानी ये भी है कि लोग इसलिए भी आसानी से जुड़ पा रहे हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें जुड़ने के लिए। अगर आपका अकाउंट इंस्टाग्राम में अवेलेबल है तो आप वहाँ से डायरेक्टली अपने इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर फेच कर सकते हैं और डायरेक्टली आपका अकाउंट बन जाता है। इसीलिए काफ़ी स्पीड से इसमें लोग जुड़ पा रहे हैं। आगे बात करें, और बहुत सारी जो वीकनेस है ट्विटर की उसको इसने अपने यहाँ पर ओपन कर दिया है। वीकनेस मतलब लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स है, तो इसने अपने यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स बढ़ा दिए हैं।
वीडियो अगर कुछ सेकंड्स की ट्विटर पे अपलोड कर सकते हैं, तो इसने अपने अपने प्लेटफॉर्म पे वीडियो का कंटेंट बढ़ा दिया है कि आप ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाएंगे, मतलब ज़्यादा का मतलब लंबे लेंथ की वीडियोस अपलोड कर पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव वर्जन कह सकते हैं ट्विटर के अगेंस्ट इसने खड़ा किया है। अगला क्वेश्चन है ताइवान। ताइवान आपको पता है इंडिपेंडेंस बहुत सारी कंट्रीज़ को मानती हैं, बहुत सारी कंट्री नहीं मानती हैं। चाइना मानता है कि हमारा ही है, हमारा ही क्षेत्र है, इसीलिए इस पर विवाद रहता है, कंट्री बहुत चर्चाओं में रहती है। ताइवान ने थर्ड इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर भारत में अनाउंस किया है, ध्यान रखिएगा। पहला सेंटर इसने अनाउंस किया था 1995 में दिल्ली के रूप में। दूसरा इसने 2012 में अनाउंस किया इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर चेन्नई में, और अब थर्ड अनाउंस कर दिया है मुंबई में। ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा क्यों इसने मुंबई को चूज़ किया होगा, क्योंकि भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल आप इसी को जानते हैं, और साथ साथ दुनिया में भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी 2022 में बना, मोस्ट पॉपुलस कंट्री 2023 में बना। भारत में ना इन्वेस्टमेंट से बहुत बेनिफिट मिलता है दूसरी देश के कंपनीज को, और उसी के लिए कल्चर इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर ताइवान ने भी यहाँ पर खोला है, 3rd नंबर का है। ताइवान आप देख पाएंगे चाइना के बिल्कुल नीचे की तरफ आप देखेंगे, अगर आप इसे कहें साउथ ईस्ट पार्ट चाइना के कंपेयर में तो सही होगा, और ये चाइना के बिल्कुल नीचे है। भारत के साथ इसने रिलेशन को बेहतर करने के लिए ये 3 सेंटर्स खोले हैं। आगे बात करें, ताइवान की बात कर ले तो रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑफिशियल इसका नेम है, ताइपी इसकी कैपिटल है, प्रेसिडेंट इसके साई इंग वेन है, और न्यू ताइवान डॉलर इनकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सभी स्टेट्स में माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग होती है, मतलब छोटे छोटे अमाउंट में लोग पैसा इससे लेते हैं, लोग बिजनेस पैसा लेते हैं। अब इसमें टॉप कौन कर गया है, तो इसमें सभी राज्यों के कंपेयर में बात की जाए तो बिहार यहां पर टॉप कर गया है। बिहार इसमें तमिलनाडु को पीछे छोड़कर माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग में टॉप कर गया, अकॉर्डिंग टू मार्च 2023 रिपोर्ट रिलीज की गई है। इसमें बिहार में जो छोटे छोटे लोन्स होते हैं या छोटे छोटे उधार होते हैं, उसमें 13.5% की इंक्रीमेंट पाई गई। इसीलिए माना जा रहा है कि पिछला जो पहला क्वार्टर हुआ इस वर्ष में सबसे टॉप पोजीशन पर रहा। बिहार और तमिलनाडु को इसने पीछे छोड़ा है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो कि जिसने अपने अलग अलग अवार्ड्स अनाउंस किए, जिसमें अगर आप बात करें महिलाओं में एक से ज़्यादा बार अवार्ड पाने वाली बाला देवी थी, जो कि 3 बार इस अवार्ड को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड को जीत पाई। बम्बेन देवी थी जो कि 2 बार इस अवार्ड को जीत पाई। साथ साथ अब मनीषा कल्याण इस बार की विनर है। ये मनीषा कल्याण 3rd फीमेल फुटबॉलर बनी है भारत में, जिनको मल्टीपल टाइम ये अवार्ड मिल चुका है। मनीषा कल्याण ध्यान रखिएगा 2020-21 में भी इस अवार्ड को जीती, 2022-23 में भी इस अवार्ड को जीत पाई हैं। तो ध्यान रखिएगा डबल टाइम पाने वाली 3rd फीमेल फुटबॉल प्लेयर बनी है मनीषा कल्याण। अब यहां पर आप मनीषा कल्याण को देख पा रहे होंगे। बात करें फुटबॉल मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर किसको मिला, तो मेन फुटबॉल ईयर का जो अवार्ड है वो मिला है किसको, लियांजुआला छांगटे, याद रखिएगा लियांजुआला छांगटे। ये मिजोरम से बिलोंग करते हैं और इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। सेकंड प्लेयर है जिनको मिजोरम से ये अवार्ड मिला है। इनसे पहले 2016 में जे लालपे क्लुआ को यह अवार्ड मिला था। दोनों मिजोरम से बिलोंग करते हैं। लिंक करने की बात यहाँ पर करने के लिए मैंने आपको बताया है। अब जो और दूसरे अवार्ड्स मिले हैं उनकी बात कर लेते हैं, जैसे कि आकाश मिश्रा, जिनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022-23 के लिए दिया। सालजी शाही की बात करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने वुमेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड इनको दिया। तो आकाश और सालजी ध्यान रखिएगा। मेंस कोच ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो क्लिफोर्ड मिरांडा को यह अवार्ड मिला है और प्रिया पीवी को वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपको पता है ट्रिब्यूनल्स जो कि
किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अपने डिसीजंस अपने जल्दी से जल्दी डिसीजंस के लिए गठित की जाती है। इसमें एक्टिंग चेयरमैन कौन बने हैं? पहले इसमें कौन थे? आदर्श कुमार गोयल थे। पूरे टाइप से ये चेयरमैन थे, मतलब परमानेंट मेंबर थे। और अब इनकी जगह जब तक परमानेंट कोई पर्सन नहीं चुन लिया जाता तब तक एक्टिंग चेयरमैन के रूप में चुना गया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आती है ट्रिब्यूनल। और इसमें कौन एक्टिंग चेयरपर्सन चुने गए हैं? सीओ कुमार सिंह। कौन? सीओ कुमार सिंह। ध्यान रखिएगा, प्रीवियसली इनको अनुभव है इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम करने का एज अ जज। आगे बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो एनजीटी एक्ट 2010 के माध्यम से इसको फॉर्म किया गया। ये आर्टिकल 21 में जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन्स को मिला हुआ है हेल्थी एनवायरनमेंट पाने का जो राइट, उसको ये इंश्योर करता है। 90 दिन में डिसीजन्स को सुनाने की ये बात करता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ग्रीस के बने हैं दूसरी बार। याद रख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर इनके बने हैं कौन? क्रिकोस मित्सोताकिस। कौन? क्रिकोस मित्सोताकिस। ये सेकंड टाइम बने हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्रीस की बात करें तो एथेंस कैपिटल, प्रेसिडेंट कैटरीना सकेला रोपोलोऊ, कुछ इसी प्रकार से आप प्रोनाउंशिएट कर पाएंगे। यूरो इसकी करेंसी है। नेबर कंट्री टर्की, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और अल्बानिया इसकी नेबर कंट्रीज हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, लॉर्ड हनुमान जी का ऑफिशियल मस्कट किस चैंपियनशिप, किस एथलेटिक चैंपियनशिप के द्वारा अनाउंस किया गया? तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के द्वारा ऑफिशियल मस्कट अनाउंस किया गया। और आपको बता दूं, ये जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप है ये 50वां अपना एनिवर्सरी इस्टेब्लिश कर रही है। इसीलिए एशियन एथलेटिक फेडरेशन ने ये लॉर्ड हनुमान जी का ऑफिशियल मस्कट एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए अनाउंस किया है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, आगे बात करें, भारत और बांग्लादेश। भारत ना बहुत सारे देशों के साथ भारत की जो करेंसी है और उनकी जो करेंसी है उनमें व्यापार की सहमति कर रहा है, जिससे कि भारत का जो रुपया है वो इंटरनेशनली लेवल पर स्टेबल हो पाए, स्ट्रांग बन पाए। इसीलिए भारत ने बांग्लादेश के साथ भी बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। अगर कंपेयर किया जाए तो भारत का साउथ ईस्ट एशिया में, मैं साउथ ईस्ट एशिया भारत के कंपेयर में बात कर रहा हूं, तो भारत के कंपेयर में साउथ ईस्ट जो पार्ट पड़ता है उसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस भारत बांग्लादेश के साथ ही करता है। इसीलिए भारत ने इनके साथ बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया कि हम अब एक दूसरे का जो सेटलमेंट है, मनी सेटलमेंट, वो रुपी और आप अपनी टका के रूप में करेंगे, जिससे कि हम दोनों की करेंसी ही एक्सचेंज हो पाएगी। याद रखिएगा, जिससे जो डॉलर की डिपेंडेंसी है उसको कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक सवाल यही बनता है कि डॉलर की डिपेंडेंसी आप घटा नहीं सकते। कैसे ऐसे? अच्छा, आप कैसे डिसाइड कर लेंगे कि 1 रुपये की कीमत टका के कितने के बराबर है? कंपैरिजन में आपको डॉलर लाना ही पड़ेगा। तो डॉलर की जो मार्केट प्राइस होगी रुपए के अकॉर्डिंग और डॉलर की जो मार्केट प्राइस होगी टका के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग तो आप अपने रुपए और टका की जो प्राइस है वो कंपेयर कर पाएंगे। समझ रहे हैं? मैं सिर्फ ऐसे जनरली बता रहा था, दिमाग में आ गया। ठीक है, तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि बांग्लादेश और भारत का जो ट्रेड है वो अब रुपी और टका में होगा। टका करेंसी है बांग्लादेश की, रुपए करेंसी है भारत की। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेसेस होती हैं, बहुत सारी होती हैं। इसमें ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई, इसको किसने जीत लिया? कोई और नहीं, सिर्फ 2 ही प्लेयर इस साल जीते हैं। ऑलमोस्ट सारी जो ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं जिनमें मैक्स वर्स्टप्पन ने अधिकतर जीती हैं। 2 को हटा दो, इस साल की सिर्फ 2 ग्रैंड प्रिक्स को हटा दो, कारों की रेस को हटा दो, जो कि सर्जियो पेरेज ने जीती। कौन कौन सी? तो सऊदी अरेबियन और अजरबैजान, ये 2 जो ग्रैंड प्रिक्स है इन दोनों को हटा दिया। तो बाकी जितनी भी साल की कारों की रेस हुई हैं सभी को किसने जीत लिया? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन पिछले साल और उससे पिछले साल वाले प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द जो ग्रैंड प्रिक्स के थे। ध्यान रखिए कैसे बनता है कोई,
साल में जो कारों की रेस होती है उनमें से आधी से ज़्यादा जो कारों की रेस या सबसे ज़्यादा जो कारों की रेस जीत जाता है वो बन जाता है। तो आधी से ज़्यादा इन्होंने पिछले साल जीती थी और उससे पिछले साल इन्होंने सबसे ज़्यादा कारों की रेस जीती थी, इसीलिए इनको 2 साल लगातार, ये इकलौते प्लेयर ऐसे हैं जिनको 2 साल लगातार वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप इनको देख पाएंगे। सारी लिस्ट मैंने आपको बता दी। अजरबैजान और सऊदी अरेबियन ये 2 हटा दीजिए जो कि सर्जियो पेरेज ने जीती और बाकी सारी की सारी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती हैं। मैक्स वर्स्टप्पन और सर्जियो पेरेज रेडबुल ब्रांड की कार चलाते हैं और नीदरलैंड से मैक्स वर्स्टप्पन और सर्जियो पेरेज मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। बस इतनी बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि टैक्सीवे सर्विस कौन सी, एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस किस भारत में किस एयरपोर्ट में शुरू की गई? तो भारत में कैपिटल में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहीं पर पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस को स्टार्ट किया गया। ध्यान रखिएगा 2.1 किलोमीटर की पूरी ये सर्विस दे रही होगी एयरपोर्ट में। ठीक, चलिए आगे बात करें। एस जयशंकर साहब जो कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, ये भारत की लोकसभा से तो चुनकर नहीं आए, आपको भी मालूम है। अगर आपको मंत्री बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहां से मंत्री बन सकते हैं। मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूं, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं। तो आप मंत्री कैसे बन सकते हैं? या तो आप लोकसभा के मेंबर हो या तो आप राज्यसभा के मेंबर हो। लोकसभा में डायरेक्टली चुनाव के माध्यम से आप आ जाएंगे। 543 सीटें हैं, उनमें से भारत में किसी भी क्षेत्र से आप चुनाव लड़के आए और मेंबर बन जाए, तब आप कोई भी मंत्री बन जाएंगे। या फिर आप राज्यसभा में आए, मतलब वहाँ पर आपको पता है कि लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स होते हैं वो आपको चुनते हैं राज्यों से और आप वहाँ से चुनकर आ जाएं, वहाँ पे मेंबर बन जाएं। वहाँ पर 12 नॉमिनेट होते हैं मेंबर्स, राष्ट्रपति जी करते हैं और बाकी 245 सीटें हैं, 12 हटा दीजिए, 233 सीटें बची। तो 233 सीटें हैं जिसमें आप अलग अलग स्टेट से चुनकर आते हैं। एस जयशंकर साहब इस बार कहाँ से चुनकर आएंगे? तो इस बार उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन है वो फिल किया है गांधीनगर गुजरात से। मतलब वो राज्यसभा के मेंबर बनेंगे, उसके बाद उनको विदेश मंत्रालय दोबारा से मिलना कंफर्म है, क्योंकि उनका काम काफ़ी बेहतर रहा है पिछले जो उनका कार्यकाल रहा उसमें। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको मंत्री बनना है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, कोई सा भी मंत्री बनना हो, तो आपको मेंबर होना ज़रूरी है। अगर आप मेंबर नहीं हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप मंत्री बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर आपको दोनों में से किसी एक में, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, किसी एक में आपको मेंबर बनना पड़ेगा। अब आप चाहे किसी से भी बने, वो आपकी अपनी मतलब इच्छा है। आगे बात करते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख पाएंगे नॉमिनेशन फिल करते हुए गुजरात के चीफ मिनिस्टर आप यहाँ पर देख पाएंगे, भूपेंद्र भाई पटेल इनका नाम है। अगला क्वेश्चन, रंपा रिबेलियन, रंपा जो विद्रोह हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट 1922 में, किसकी अगुवाई में किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, अल्लूरी सीतारामा राजू। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को हुआ था, 4 जुलाई 1897 को हुआ था। अभी जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर इन्होंने रमप्पा रिबेलियन किया, विद्रोह किया ब्रिटिश के अगेंस्ट और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे। आपको पता है इनके नाम पर एक RR नाम की फिल्म भी बन चुकी है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर, मतलब इनकी स्टैचू देख सकते हैं। ठीक, 125 नंबर की एनिवर्सरी इनकी इस साल हमने ऑब्जर्व की। अगला क्वेश्चन, जिमेक्स नाम का मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 में ऑर्गेनाइज हुई। बे ऑफ बंगाल में भी अगर पर्टिकुलर जगह बात की जाए तो विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पड़ता है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी कहा जा रहा है कि हम इसको बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब अभी पर्टिकुलर बनाई नहीं गई लेकिन बात चल रही है। अगर बात की जाए तो जाइमेक्स जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है वो बे ऑफ बंगाल विशाखापट्टनम में इसको कंडक्ट कराया गया। भारत और जापान के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि अंडर 20, ये भी पहले भारतीय बने हैं ऐसे जिनको बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। पहले भारतीय हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिपल जंपर है, इनका नाम है सेल्वा प्रभु तिरुमरन। कौन? तिरुमरन, सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ये पहले भारतीय बने हैं जिनको एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक,
चलिए, और ये जो अवार्ड है ये एशियन एथलेटिक एसोसिएशन ने बैंकॉक में जो 50वें नंबर की सेरेमनी थी, उनकी एनिवर्सरी थी, वहाँ पर इन्होंने दिया है। ये आप इनकी देख पाएंगे सेल्वा की तस्वीर। अगला क्वेश्चन, जीएसटी की 50वें नंबर की बैठक हुई या 50वें नंबर की जीएसटी काउंसिल हुई, उसकी चेयरमैनशिप कौन करेंगे? भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही करते हैं। इस समय पर कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि भारत की इस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उनके द्वारा इस बैठक की चेयरमैनशिप की गई। अलग अलग स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों के। यहाँ पर फिक्स हुआ कि ऑनलाइन जो गेमिंग होती है उस पर भी हम अब जीएसटी लगाएंगे। और जीएसटी कितना लगाएंगे? आपको पता है जीएसटी की अलग अलग स्लैब्स हैं, उन स्लैब्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट जो जीएसटी है वो लगाई जाएगी 28%। 28% जीएसटी अब लगेगी ऑनलाइन गेमिंग में, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जीएसटी की अगर बात करना चाहूँ तो जीएसटी आपको पता है 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट की गई थी। और जीएसटी आपको पता है कि भारत के 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। स्टैटिक जीके का पोर्शन है। इसमें इसमें माफ़ कीजिएगा 5 स्लैब्स होती हैं, 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो। ठीक, चलिए आगे बात करें। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 जारी हुई, जिसमें किस देश की डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है उसकी यहाँ पर रैंकिंग हुई है। भारत के डिफेंस सिस्टम कंपेयर किया जाए तो दुनिया में 4th पोजीशन पर इसकी बाकी देशों के कंपेयर में आती है। यूएस पहले पोजीशन पर है, दूसरे पर रशिया, तीसरे पर चाइना और चौथे पर भारत की रैंकिंग यहाँ पर आती है। भारत आपको पता है बहुत सारे यूरोपियन देशों से भी ऊपर होगा अगर भारत चौथी पोजीशन पर है तो। यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, भारत और यूके, ये सीक्वेंस है टॉप 5 कंट्रीज़ का। आगे बात करें तो यहाँ पर एशियन एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा बेस्ट मेंबर फेडरेशन अवार्ड दिया गया। किसको मिला ये अवार्ड? तो आपको बता दूं ये अवार्ड मिला है भारत की संस्था को। भारत की संस्था कौन है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को यह अवार्ड मिला है, बेस्ट मेंबर फेडरेशन अवार्ड। किसके द्वारा? तो एशियन एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा। 50वीं नंबर की इनकी सेरेमनी थी, वहीं पर इन्होंने ये बैंकॉक में अवार्ड दिया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है नेशनल हेल्थ इमरजेंसी। आपको पता है, क्या पता है कि नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही बताया था कि पेरू ने इमरजेंसीज इस बार घोषित की, जिसकी वजह से चर्चाओं पे रहा है। और पेरू 90 दिन की इमरजेंसी यहाँ पर घोषित कर चुका है, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी। रीज़न क्या है कि वहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा केसेस वहाँ पर मिले इसके, जिसका नाम है गुइलैन बेरे सिंड्रोम। ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग ग्रस्त हो गए और काफ़ी लोग वहाँ पर अफेक्ट पाए गए। इसीलिए जो नेशनल हेल्थ इमरजेंसी पेरू ने घोषित की। साउथ अमेरिका में अवेलेबल ये कंट्री, लीमा इसकी कैपिटल है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग आप जानते होंगे, आईपीएल देखते भी होंगे शायद। टोटल 10 टीमें हैं। 2008 से ये प्रतियोगिता शुरू की गई। इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं की प्रतियोगिता भी वुमेन प्रीमियर लीग के नाम से शुरू की गई, जिसको जीता किसने? तो मुंबई की जो उनकी टीम है उसके द्वारा जीत लिया गया। इसी प्रकार से भारत में जो मेल की जो होती है आईपीएल, वो उसमें मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजीज कौन है? तो देखिए मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजीज आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इस बार का विनर कौन है? इस बार का विनर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज़्यादा इंडियन प्रीमियर लीग को जीता है। कितनी बार? 5 बार। मुंबई दूसरी बार, दूसरे क्या वो भी 5 बार ही जीता है। तो पहले रैंक पर है चेन्नई, दूसरे पर मुंबई, तीसरे पर आरसीबी। अब आप कहेंगे आरसीबी तो जीता ही नहीं, लेकिन फिर भी वो मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजीज की लिस्ट में 3rd पायदान पर है। पहले पर चेन्नई सुपर किंग, दूसरे पर मुंबई है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कोई लैंग्वेज। आपको पता है, क्या पता है? 8th शेड्यूल
में भारत के 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस आती हैं। पहले 14 थी, उसके बाद इंक्लूड की गई एक, फिर 3 और फिर 4 इंक्लूड की गई। इसी प्रकार से उसमें 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अब उड़ीसा के द्वारा अप्रूवल कर दिया गया, उड़ीसा की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है कि कोई नाम की जो उनकी लैंग्वेज है, मतलब कोई जो उनकी लैंग्वेज है उनके जनजातियों में बोले जाने वाली है, फेमस लैंग्वेज में से एक है, उसको 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। अभी कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है, क्योंकि जब अमेंड होगी उसके बाद ही उसमें इंक्लूड हो पाएगी, है ना। संशोधन करना पड़ेगा, इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ स्टेट लेवल में इसका अप्रूवल हुआ है, आगे सेंटर में जाएगी, उसके बाद ही इसमें अप्रूवल होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन, उससे पहले उड़ीसा के बारे में कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। जैसे उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, गणेशी लाल गवर्नर है, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है। उड़ीसा की स्टेट बर्ड इंडियन रोलर है, 30 डिवीज़न है, ध्यान रखिएगा। 30 डिस्ट्रिक्ट है और 3 डिवीज़न है, 3 डिवीजन्स हैं। और महानदी महसीर यहाँ की उड़ीसा की फिश है। और नवीन पटनायक के बारे में तो मैंने बात आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन, भारत की तीनों आर्मी, भारत के प्रधानमंत्री, ये सभी लोग पार्टिसिपेट करने गए। इनको बुलाया गया है चीफ गेस्ट के रूप में कि आप आएँ और हमारे बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करें। ये बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन किसका है? तो ये फ्रांस की कंट्री का है। तो फ्रांस की कंट्री 14 जुलाई को मनाती है बेस्टाइल डे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को चीफ गेस्ट किया, स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया। और भारत की जो तीनों आर्मीज़ है उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब ये जो फ्रांस की मिलिट्री है बेस्टाइल डे कब से मना रही है? तो 14 जुलाई 1880 से इसको ऑब्जर्व कर रही है। यहाँ पर बात करेंगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन 14 जुलाई 1789 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। और जो बेस्टाइल प्रिजन है वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से किंग के अगेंस्ट इतना बड़ा विद्रोह हुआ। और उसके बाद आपको पता है फ्रांस रिवॉल्यूशन के नाम से ये जाना जाने लग गया। इस तब से ही बेस्टाइल जो डे है वो इम्पॉर्टेंट हो गया था फ्रांस के लिए। और उन्होंने इस डे को ऑब्जर्व करना 1880 से स्टार्ट कर दिया था। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अब भारत की आर्मीज़ यहाँ पार्टिसिपेट करने गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री को तो कौन नहीं जानता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन बात करें डिफेंसेस की, तो इंडियन CDS मतलब इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस समय पर कौन है? सेकंड नंबर के हैं अनिल चौहान जी। इंडियन आर्मी चीफ इस समय पर कौन है? तो मनोज पांडे जी 29th नंबर के हैं। इंडियन नेवी के चीफ कौन है? तो AR हरि कुमार जी 25th नंबर के हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो विवेक राम चौधरी जी 27th नंबर के हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब RBI ने ना इंटरनेशनल रुपी को इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए किसी पर्सन को डेडिकेटेड उसमें अपॉइंट करना पड़ेगा, जिससे कि रुपी को इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस मिल पाए। इसीलिए RBI ने एक हेड बना दिया है जो कि अब सिर्फ यही काम करेगा, भारत का जो रुपी है उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश। और वो कौन करेंगे? तो अब हेड बने हैं राधा श्याम राथो ही अब इसको लीड करेंगे। ये RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं, जो कि रुपी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो RBI बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। जैसे कि RBI की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट था RBI इंडियन एक्ट 1934। स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, जिसको कलकत्ता कहा करते थे। और बाद में इसका मुंबई हेडक्वार्टर हो गया 1937 में, ध्यान रखिएगा। और पहले जो इनके डायरेक्टर थे या कह सकते हैं हेड थे, गवर्नर थे, सर ओसबोर्न स्मिथ थे। और CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर बने। भारत के प्रधानमंत्री भी एक गवर्नर बने हैं, उनका नाम है मनमोहन सिंह। KJ उदेशी, कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी अभी तक, लेकिन डिप्टी गवर्नर बनी है। डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो KJ उदेशी थी। ये पहली डिप्टी गवर्नर थी महिला। बात की जाए, इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन 42nd नंबर का हमने
डे ऑब्जर्व किया है नाबार्ड का। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम से भी पता चल रहा होगा ये वो बैंक है जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में काम करता है, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है कम ब्याज दर पर। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। नाबार्ड की बात करें तो 42 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं रूरल ट्रांसफॉर्म करने में। इसकी बात करें इसको फाउंड कब किया गया तो 1982 में इसको फाउंड किया गया और ये नेशनल लेवल का बैंक है। मैंने आपको बता दिया कि ये एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में काम करता है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ रिसेंटली, आपको पता है 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। भारत का थर्ड जो मून का मिशन है। इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया। बात की जाए इस मिशन के, इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे तो P वीरा मुथुवेल इसके डायरेक्टर थे और 24 और 25 अगस्त तक माना जा रहा है कि ये लूनार सरफेस, मून की सरफेस पे लैंड कर जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि कहाँ पर ये लैंड करेगा। पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और अगर ईस्टर्न या मतलब कहाँ करेगा ये नॉर्मली मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हम साउथ पोल पर करेंगे। ऐसा करने वाले हम पहले दुनिया में देश बन जाएंगे। वैसे हम USA, रशिया, चाइना के बाद चौथे देश है जो मून में सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अब यहाँ पर होगा क्या। देखिए यहाँ पर पहला ये जो इंस्ट्रूमेंट इसके साथ गया है वो क्या करेगा, वो अर्थक्वेक मतलब जिस तरीके से अर्थक्वेक होती है उसी प्रकार से लूनर क्वेक है, मून्स के जो हलचल है उनको ऑब्जर्व करेगा। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो लूनर सरफेस में क्या हीट है, किस प्रकार की हीट है, किस प्रकार से हीट की कंडक्शन है उसको चेक करेगा। साथ साथ थर्ड इंस्ट्रूमेंट प्लाज्मा, एनवायरनमेंट के जो प्लाज्मा है उसको ऑब्जर्व करेगा और मून और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस एक्यूरेटली फोर्थ इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व करेगा। ध्यान रखिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इस समय पर एस सोमनाथ जी हैं, जिसको इस संस्था को 1969 में फॉर्म किया गया था 15 अगस्त को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है ना उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जी को हाईएस्ट ऑनर दिया। अभी रिसेंटली में बेस्टाइल जो डे था उसमें भारत के प्रधानमंत्री चीफ ऑनर के रूप में बुलाए गए। अब इन्होंने जो अवार्ड दिया है इसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ध्यान रखिएगा ये फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर है। भारत के प्रधानमंत्री को रिलेशन बेस्ट करने में, बेहतर करने में और साथ साथ दुनिया में शांति का प्रसार प्रचार करने के लिए अवार्ड दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से पहला है, भारत से पहला गोल्ड मिला है 100 मीटर हर्डल किसमें, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में। और ऐसा करने वाली वो पर्सन है भारतीय रनर ज्योति यरारजी, जिन्होंने 100 मीटर हर्डल रेस में 100 मीटर की 100 मीटर हर्डल रेस में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। 13.09 सेकेंड में इन्होंने इस पूरी रेस को कंप्लीट कर दिया। ठीक, चलिए आप यहाँ पर आप देख पाएंगे ज्योति यरारजी को। अगला क्वेश्चन, 60 साल बाद दिल्ली में फ्लड देखा गया, इस लेवल का फ्लड देखा गया। जो खतरे का निशान होता है ना कि नदी जो यमुना रिवर है वो यहीं तक बहनी चाहिए, इसके ऊपर बहेगी तो खतरा होगा, उस खतरे के निशान से भी 3 सेंटीमीटर ऊपर तक बही है यमुना रिवर और जो निचले इलाके थे वहाँ पर बाढ़ की सिचुएशन आ गई। साथ साथ 16 टीमें भी यहाँ पर NDRF की लगा दी गई। ये तो कोई अपने में बात नहीं, लेकिन रीज़न क्या है, देखिए फ्लड एक रीज़न है, पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ा गया, आगे के जो बैराक हैं उनके गेट्स नहीं खोले गए, पीछे के जो गेट्स हैं उनको सारे गेट्स को ओपन कर दिया गया। जो ऊपर से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से पानी आना था वो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आया। दूसरी चीज़ रेनफॉल हुई, ज़्यादा नहीं हुई लेकिन हुई, काफ़ी हुई। तीसरा रीज़न है कि जो यमुना रिवर की जगह है उनको एक्वायर किया गया पब्लिक के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ जिसकी वजह से ये बाढ़ की सिचुएशन आई। और जो यमुना रिवर का पहले वाली जो जहाँ से वो बहा करती थी उसने वही जगह एक्वायर कर दी। साथ साथ
यमुना रिवर में मिट्टी बहुत आ गई है। अगर मान लीजिए ये हमारी नदी है, कुछ इस प्रकार से अगर रिवर है हमारे पास और इस रिवर को और गड्ढा कर दिया जाए, मिट्टी हटा दी जाए यहाँ से, तो ये जो बाढ़ की सिचुएशन है उतनी नहीं होती। लेकिन आपको पता है इसकी क्लीनिंग नहीं हुई और मिट्टी का जमाव काफ़ी ऊपर हो गया है। ऊपर होने की वजह से पानी ज़्यादातर ऐसे इस प्रकार से फैलता चला गया और काफ़ी ज़्यादा हाई उन पोजीशन पर भी पहुँच गया जहाँ पर पहले टाइम पर बहा करता था, अब काफ़ी सालों से नहीं देखा गया। ठीक, तो ये रीजंस यहाँ पर मैंने लिखे हुए, अनएक्सपेक्टेड रेन और यमुना का सिल्ट होना, साथ साथ जो रिवर है रिवर की इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से विड्थ का कम हो जाना। ठीक, चलिए आगे बात करें। इलॉन मस्क ने ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनी को लॉन्च किया है जिसका नाम XAI कंपनी रखा गया। ध्यान रखिएगा, ये जो AIX कंपनी है इसको इन्होंने क्रिएट किया है जिससे कि ये ओपन AI की मदद कर सकें। इन्होंने, आपको पता है, सक्सेसफुली AI चैटबोट चैट GPT को लॉन्च किया, जो जिसको माइक्रोसॉफ्ट बैक कर रहा है। साथ साथ इस कंपनी को लॉन्च करने से इनको सपोर्ट भी मिल पाएगा। इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी साथ देगा इलॉन मस्क का। इसमें इलॉन मस्क $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट जो डेज हैं उनको पढ़ लेते हैं। वीडियो का अंत लगभग आ चुका है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे हम 15 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर रखी गई। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इसको एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन इंडिया और इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया। इसको हम 15 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। 2021 से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल मलाला डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल मलाला डे हम 12 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑनर है जो उन्होंने ब्रेवरी दिखाई है और जो उनकी एक्टिविज्म है मलाला यूसुफजई की, पाकिस्तान के जो गर्ल्स हैं उनके एजुकेशंस के लिए और दूसरे कार्यों के लिए, जिससे कि लड़कियों का उद्धार हो सके। इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला और इनकी रिस्पेक्ट में हमने इंटरनेशनल मलाला डे भी शुरू किया 2013 से। 2014 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था कैलाश सत्यार्थी जी के साथ में, जो कि भारत में बचपन बचाओ कैंपेन को कर रहे हैं। उनके साथ में इनको नोबेल प्राइज़ पीस, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरह देश बेनिफिट उठा सकता है, इन सभी के लिए, इन सभी अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। इसको 1990 से हम पहली बार ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फिश फार्मर्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल फिश फार्मर्स डे हम 10 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। 10 जुलाई 1957 से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन खत्म। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, कंटेंट अगर बेहतर लगा है, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।